सर अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो स्थिति है, अभी खाने के लाले पड़े हैं, चाहे जिस भी अनाज में हम देखें, चावल, गेहूं, आटा, यहाँ तक दूध, पेट्रोल, सारी चीज़ें महंगी हुई है। अचानक इतनी ये जो भयावह स्थिति पैदा हुई है, किस कारण हुई है? देखिए, जब आपको दुनिया भर की सहायता मिल रही थी तब आप सरवाइव करते टेढ़े मेढ़े तरीके से चल रहे थे। उसमें भी जब दुनिया तबाह होने लगी कोरोना में, तो दुनिया पहले अपना पेट पालेगी, बाद में किसी और का पालेगी। किसी के पास इतनी सरप्लस इकॉनमी नहीं है कि पाकिस्तान को देता रहे और पाकिस्तान खा पी के चलता रहे। दूसरी बात, दोगलापन। जिस बात में देखें, अभी रसिया से तेल चाहिए, रसिया के खिलाफ एमुनिशन सप्लाई कर रहे हैं। भारत के साथ आपको सामान चाहिए, भारत के साथ भी हमेशा वही व्यवहार करते हैं। टर्की में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को उन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ मत। ऐसी मतलब दोस्त उनकी ऐसी बेइज्जती करते हैं, उनकी चालों को जानते हैं लोग, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, पॉलिटिकल ग्राउंड पे उनको कुछ ऐड अलग देशों से मिलती थी, अमेरिका देता था और भी कई देश देते थे, वो समय के साथ ख़त्म हो गई। अब जो स्थिति है उसके लिए पाकिस्तान कैसे जिम्मेदार है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको। देखिए, दुनिया में कोई भी देश तब तरक्की करता है जब वहाँ जस्टिस नाम की कोई चीज़ होती है। हिंदुओं के साथ जो व्यवहार वहाँ पे पाकिस्तानी करते हैं, उसके साथ कभी जस्टिस होते आपने ग्राउंड पर नहीं देखा। क्रिश्चियन के साथ जो होता है उसके साथ आपने ग्राउंड पर नहीं देखा। तो हिंदुस्तान से कोई कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जा नहीं सकती, क्योंकि हिंदुओं के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं। क्रिश्चियनों के साथ, जो क्रिश्चियन, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं क्रिश्चियंस की जो उनको फंडिंग करती है, उनके साथ भी उनका व्यवहार कोई लेजिटिमेट वे में नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। इसलिए जो क्रिश्चियन कंट्री है वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। अब बची मुस्लिम कंट्री। मुस्लिम कंट्री को आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। बिल्कुल पटीदार जैसा रिश्ता होता है बराबर के रिश्तेदारों में, अपनी बिरादरी के लोगों में, है ना। जिसके घर आप बेटी दोगे वो आपको बेटी देगा, जिसके घर आप शादी नहीं करोगे वो आपके घर नहीं करेगा, जिसको आप पानी नहीं पिलाओगे वो आपको नहीं पिलाएगा। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में आपका बिजनेस गिव एंड टेक का है। कुछ देंगे भेड़ बकरियाँ तो उसके बदले में कुछ आपको गाय भैंस मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा कुछ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को दे नहीं सकती। तो अब सर्वाइव कैसे करेंगे आप? आतंकवाद पे सर्वाइव नहीं कर सकते आप, जिहाद पे सर्वाइव नहीं कर सकते आप, अपनी दोगली इंटरनेट विदेश नीति पर सर्वाइव नहीं कर सकते आप। आपको सर्वाइव करना होगा तो एक स्टेबल नीति बनानी होगी, जस्टिस कंट्री में लाना होगा और डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान 4 दिन के अंदर ठीक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, जो फिलॉसफी है, लिविंग का उनका स्टैंडर्ड है, तरीका है, पॉलिसीज़ हैं, वो जब तक वो नहीं बदलते तब तक तरक्की का कोई मार्ग हिंसा के बदौलत, झूठ के बदौलत, फरेब के बदौलत नहीं बन सकता। न ही दुनिया के किसी कोने में ऐसा माहौल बना। सर जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत से कंपेयर करते हैं, यहाँ के नेताओं जैसे पीएम मोदी को कहते हैं कि काश पीएम मोदी जैसा हमारे नेता होते, जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए सर्वोपरि रख के वहाँ विकास करते हैं, हमारे हितों की चिंता करते हैं। तो सर क्या लगता है कि भारत किस चीज़ को, मोदी जैसा नेता भारत की धरती पर पैदा हुआ या बनता है, पाकिस्तान की धरती पर नहीं बनता? इसका कारण है जो अब तक आपने इतने सालों से हार्वेस्टिंग की है, फसल उगाई है, हिंसा की, नफरत की, जिहाद की, आतंकवाद की, उसमें कोई मोदी पैदा भी होकर क्या कर लेगा? आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो, तौबा करने को तैयार नहीं है, उससे मुक्ति पाने को तैयार नहीं। वही उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज अगर पाकिस्तान को ठीक करना हो, मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, तो एक बढ़िया सा काम करना होगा, जस्टिस को एस्टैब्लिश कर दीजिए, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। कहीं किसी भी देश में, किसी भी परिवार में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जस्टिस। वंस यू एस्टैब्लिश द जस्टिस, वंस यू एस्टैब्लिश द एनवायरनमेंट, अपने आप सारी दुनिया आके वहाँ ग्रो करना शुरू कर देगी। आपकी समस्या दुनिया की समस्या बन जाएगी। लेकिन आपने दुनिया को ख़त्म कर दिया, आपने वहाँ हिंदुओं को ख़त्म कर दिया, लगभग सिखों को ख़त्म कर दिया, लगभग ईसाइयों को के साथ हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती। ऐसे में इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे आप? ऐसे में वहाँ पे ग्रो कैसे करोगे आप? किस कंट्री में जाके बिजनेस करोगे? किस कंट्री से बिजनेस लेकर आओगे? ये बहुत बड़ी समस्या अब तक की पाकिस्तान पॉलिसी ने क्रिएट कर दिया। अफगानिस्तान को ही देख ले आप, अगर वो इंडिया, आई लव इंडिया ना करते तो इंडिया क्यों जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता? आई लव अमेरिका नहीं करेंगे तो क्यों अमेरिका जाके अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? जब कुछ देंगे नहीं, देने लायक नहीं होंगे, एटलीस्ट सम्मान तो दे सकते हैं।
एटलीस्ट वहाँ आने वाले लोगों को सुरक्षा तो दे सकते हैं। एटलीस्ट अपने बच्चों की मानसिकता जो आपने ख़राब कर रखी उसे ठीक करने का प्रयास तो कर सकते हैं। जब तक ये सब चीज़ें नहीं करेंगे आपकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इंसान अभी तो भुखमरी देखी है ना अपने आटा दाल चावल के लिए, इसके बाद वो भेड़ बकरियों की लूट करेंगे और रात को काट के खा जाएंगे। खाने को कुछ होगा नहीं, रात भर में भेड़ बकरी लूटेंगे और खा जाएंगे। अगले दिन उसके लिए रोज़ झगड़ा होगा। भेड़ बकरियां जब ख़त्म हो जाएंगी, इधर दाना ख़त्म हो जाएगा, फिर किसको खाएंगे? फिर इंसान को मार के खाने वाली नौबत पाकिस्तान में आएगी और ये निश्चित तौर पे कुछ दिनों में आप देखेंगे। भारत किसको देख के आगे, जैसे आप हमने कहा कि पाकिस्तान भारत की कंपेयर करता है, भारत जैसा बनना चाहिए, लेकिन भारत को क्या लगता है कि भारत अभी पाकिस्तान के ही टारगेट करके काम कर रहा है रक्षा के क्षेत्र में, या फिर चाइना को टारगेट करके? भारत का अब पाकिस्तान से चाइना से कोई बहुत बड़ा अब वो टक्कर की बात नहीं रही है। भारत अब अपना एक स्टैंडर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन पॉलिसीज़ के स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, जिससे उसे ग्लोबल लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश करने में मदद मिल सके। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या चाइना की सेंटर पॉलिसी भारत की नहीं, भारत की अपनी जीवन शैली है। उस जीवन शैली में उस सुरक्षात्मक पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। हमारे इतिहास में भी ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का निर्माण है, उसके बिल्कुल संयमित प्रयोग है। तो हम दुनिया के किसी भी ताकतवर हथियार को बनाने में सक्षम हैं और सक्षम रखेंगे। अपने देश को किसी भी चुनौती से सामना करने के लिए भी तैयार रखेंगे। रही बात पाकिस्तान की पॉलिसी, तो कोई ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं है जिसे भारत उसको नकल करे, कॉपी करे, अडॉप्ट करे। या चाइना की जो लिविंग पॉलिसीज़ है, जो स्ट्रेटजी है जियो पॉलिटिक्स में उसकी, वो स्ट्रेटजी भारत की ना कभी रही है ना रहेगी भविष्य में। मैं समझता हूँ भारत अपनी ही पॉलिसी पर आगे बढ़ेगा। जैसे मोदी के भारत में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा तेरा भारत नहीं है, ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, जीवन जीने की कला के साथ, धैर्य के साथ, सम्मान के साथ जीता है। और यही भारत की आत्मा है, इसी से भारत आगे बढ़ा है और यही भारत की पहचान विश्व भर में है। चाहे टर्की में भारतीयों की मदद हो, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि टर्की है उसके बदले में हमें क्या देगा क्या नहीं देगा। उनकी दुख ही हमारा दुख है, उनका सुख ही आज हमारा सुख है। यही भारत की कल्पना है। पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना है, जिस हिंदुस्तान से अलग होकर के तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, वो किस फिलॉसफी पर बनाया और वो फिलॉसफी कहाँ चली गई? क्या वो फिलॉसफी अगर ठीक नहीं है तो तुम वापस नए भारत में मिलना चाहोगे? नए भारत में आना चाहोगे? क्या फिर से अखंड भारत का नारा लगाओगे? ये सब बातें पाकिस्तानियों को सोचनी है। और ना भी सोचो तो अपने देश में न्याय का राज्य स्थापित करो, न्याय की व्यवस्था स्थापित करो। जितना हक मुसलमान को है उतना हिंदू को मिले, उतना जैन को मिले, उतना सिख को मिले। इंसानियत फले फूले तो पाकिस्तान भी फलेगा फूलेगा। इंसानियत का कत्ल करके, इंसानों का कत्ल करके पाकिस्तान की समृद्धि तो नहीं आ सकती, चाहे वो एड़ी चोटी कितनी भी एक कर ले। लेकिन वहाँ के नेता कहते हैं कि दुनिया हमें गंभीरता से नहीं ले रहा, हमें एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में परमाणु बम लेके दुनिया में घूमना चाहिए। क्या लगता है दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? बंदूक की गोलियां और बंदूक बनाना एक गांव के अदने से लोहार का काम है। जो चौथी पास ना हो वो भी बना सकता है 47, पर जीवन की खुशियों का निर्माण करने में ये बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए, एटम बम, गोली, बंदूक, छुरी, चाकू ये बना लेने से कोई दुनिया का तरक्की वाला देश नहीं बन जाता। वहाँ सुख शांति बनाने में ये बाल सफ़ेद होते हैं, उसमें लगती है मेहनत, वो करने की ज़रूरत है। अभी कहो तो कौन सी गोली, जितनी मिसाइलें पाकिस्तान ने बनाई होगी उतनी मिसाइलों का ज्ञान तो मैं लेके चलता हूँ सड़कों पर। अभी कहो तो मारूँ तो 2 किलोमीटर दूर जाके फायर करे, लेकिन वो उससे रोजी रोटी नहीं चलेगी, उससे मेरे घर के बच्चों की रोटी नहीं आएगी। इसलिए पाकिस्तानियों को सोचने की ज़रूरत है। एक हाथ में न्यूक्लियर नहीं, एक हाथ में खुशियाँ, दूसरे हाथ में कुरान हो तब बच्चों की रोटी, दूध और दाल हो तब जाके पाकिस्तान की समृद्धि तय होगी। एटम बम लेके घूमते रहो, देखता हूँ कौन तुम्हें एक रोटी दे देता है, दाल दे देता है, चावल दे देता है और उसमें दाल में गोश्त डालने के लिए मुर्गा बकरा दे देता है। भी आज 1000 रुपये से अधिक पहुँच गए। हाँ, तो अब तो पाकिस्तान में दाल गोश्त पे बैन ही हो गई होगी। बड़ा इनका फेवरेट डिश है दाल गोश्त। अब दाल में गोश्त तो गायब ही हो गया होगा, दाल ही दाल बची होगी। वो भी दाल कहाँ मिल रही है किसी को? तो बेहतर राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है?
जब आप जस्टिस को इस्टेब्लिश करते हैं। राज्य का, जिस देश का जस्टिस पुअर है, वो राज्य भी पुअर है, वो देश भी पुअर है, उसकी इकॉनमी भी पुअर है, उसकी करेंसी भी पुअर है। जिस राष्ट्र में जस्टिस इस्टेब्लिश है, न्याय है, एक आदमी से अमीर गरीब को न्याय मिल रहा है, वही सबसे ताकतवर राष्ट्र है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, लंदन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रसिया हो, ये सब की तरक्की के पीछे एक समृद्ध जस्टिस का हाथ है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति है उससे उबरने का कोई मार्ग है, पर हर ज़मीन पर, हर धरती पर, हर मुल्क में, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो परिवार को आगे ले जाता है, मुल्क को आगे ले जाता है, संस्कृति को आगे ले जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने पाकिस्तान में भी किसी ना किसी को तो पैदा किया ही होगा जो उसकी समृद्धि को, उसके मार्ग को प्रशस्त करेगा। जिस तरीके से भारत को नरेंद्र मोदी जैसे युग पुरुष दिए हैं, तो वैसे ही हर धरती पर ईश्वर ने सबके साथ कुछ ना कुछ बना रखा है। तो पाकिस्तानियों को अपने कर्मों, बुरे कर्मों से तौबा करके अच्छे कर्मों की तरफ जाना चाहिए। मुश्किलें आती हैं, जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आज रोटी महंगी है तो कल सस्ती नहीं होगी। उसके तमाम मार्ग खुले हुए हैं, तमाम रास्ते खुले हुए हैं, तुम भी रास्ते बंद करके बैठे हो।